पश्चिम खानदेश भिल्ल सेवा मंडळ नंदुरबार संचालित वनवासी विद्यालय चिंचपाड़ा, यहाँ से उप शिक्षक मैं संदीप माहले आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 8वीं पाठ क्रमांक 2 वारिस कौन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की लेखिका है विभा रानी। उनका परिचय करते हैं। उनका जन्म 1959 में बिहार के मधुबनी जिले में हुआ। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। विभा रानी जी ने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक तथा नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। उनकी प्रमुख कृतियां चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से, एक कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे विद्या न कीजियो, ये नाटक है। द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि, ये उनकी प्रमुख और प्रसिद्ध कृतियां हैं। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी ने कहा है, हमें उत्तम फल प्राप्त करना हो तो समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए, और जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। मित्रों, ये एक संवादात्मक कहानी है। इसके माध्यम से विभा रानी जी कहती है, यदि मनुष्य को उत्तम फल की प्राप्ति करनी हो तो उसे समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए, और जो मनुष्य ऐसा करता है वही अपने जीवन में सफल होता है। तो चलिए हम कहानी की ओर जाते हैं। इस कहानी का शीर्षक है वारिस कौन। पहले तो वारिस का अर्थ क्या है ये हम समझ लेते हैं। वारिस मतलब उत्तराधिकारी। जो पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे, जब वो बूढ़े हो जाते या उनके मृत्यु के बाद उनका राजपाट कौन संभालेगा, तो उनके ही परिवार का कोई सदस्य, जैसे उनका बेटा हो या बेटी हो, ये राजा का राजपाट संभाले। मतलब राजा का राजपाट, राजा के गद्दी पे, राजगद्दी पे जो बैठता है उसे क्या कहते हैं? उत्तराधिकारी कहते हैं, मतलब वारिस कहते हैं। तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझा। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। मित्रों, ये कहानी एक राजा की है। वो राजा जो अपने राजपाट को लेकर बड़ा परेशान था। वो सोचता था कि मेरा ये राजपाट, राजपाट मतलब राजगद्दी, ये राजगद्दी मैं किसे सौंपूं? राजा को 4 बेटियां थी। उसने सोचा इन चारों में से जो अधिक बुद्धिमती होगी, बुद्धिमती मतलब होशियार, इन चारों में से जो सबसे होशियार होगी उसे ही वो अपना राजपाट सौंपेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो राजा को एक उपाय सूझा। राजा ने अपने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर दे। आगे देखिए, गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया।
उसने सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। अब गेहूं के उन 100 दानों को लेकर बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। तो उन 100 दानों का बड़ी बहन ने क्या किया, उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और सोचा 5 साल बाद पिताजी को ये गेहूं के दानों की याद रहेगी क्या, यदि याद भी रहे तो क्या हुआ, भंडार घर से लाकर दे दो। दूसरी बहन ने 2 दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दी। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दो। तीसरी बहन बस सोचती रही इसका क्या है। चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के बुरे दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को बुनवा कर खा डाला और खेल में मगन। अब उन दानों का दूसरी बहन ने क्या किया, उन दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर मखमल के कपड़े में थैले में सुरक्षा से अपनी संदूकची मतलब पेटी, छोटी पेटी संदूकची में डाल दिया और सोचा 5 साल बाद जब पिताजी मांगेंगे तब उन्हें ये दाने मैं वापस कर दूंगा। तीसरी बहन ने क्या किया, वो सिर्फ सोचती रही कि इन दानों का मैं क्या करूं। चौथी जो सबसे छोटी थी और शरारतें करना उसे बहुत पसंद था, गेहूं के भुने हुए दाने भी उसे बहुत पसंद थे, तो उसने उन दानों को भुनवा कर खा लिया और खेलने में मग्न हो गई। आगे देखिए, तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें ये दाने यूं ही नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सके। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। अब तीसरी राजकुमारी ने उन दानों का क्या किया, उसे यकीन था कि पिताजी ने ये जो गेहूं के दाने दिए हैं ये यूं ही नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। तो उसने उन दानों को अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में बो दिया। कुछ दिन बाद उन दानों को अंकुर फूटे, अंकुर से पौधे तैयार हुए और पौधों में से राजकुमारी ने दाने निकाले। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। आगे देखिए, 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों बहनों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था 5 साल बाद जब मैं मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। कहा है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कर दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्ची बात बताई। अब समय धीरे धीरे बीतने लगा। 5 साल बाद फिर राजा ने अपने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा कि 5 साल पहले जो मैंने गेहूं के 100 दाने दिए थे वो अब कहाँ हैं? तो बड़ी राजकुमारी, भंडार मतलब जहां अनाज रखा जाता है, उसे हम भंडार घर कह सकते हैं। तो बड़ी राजकुमारी भंडार घर से गेहूं के दाने लेकर आई और पिताजी को दे दिए। पिताजी ने पूछा कि ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें 5 साल पहले दिए थे?
पहले तो हाँ कर दिया, राजकुमारी ने पहले तो हाँ कर दिया, मगर राजा ने कड़क कर पूछा। कड़क कर मतलब जब गुस्से से पूछा, तब राजकुमारी ने सच्ची बात बता दी। उसने बता दिया कि मैंने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। आगे देखिए, राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी अपने संदूक चीनी से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ रहे थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहां से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहां आपको कर ले जाऊंगा। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है क्या पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। अब तो जानते हैं मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खाऊंगा। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हो? अब देखिए, राजा ने अब दूसरी राजकुमारी से पूछा कि तुम्हें दिए हुए वो गेहूं के 100 दाने अब कहाँ हैं? दूसरी राजकुमारी संदूकची में रखी हुई जो चांदी की डिब्बी थी वो उठा लाई और राजा के पास दे दी। राजा ने जब उस डिब्बी को खोलकर देखा तो उसमें दाने सड़ गए थे। अब राजा ने तीसरी राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं? तीसरी राजकुमारी बोली, पिताजी इसका उत्तर मैं आपको अभी नहीं दूंगी। ये जानने के लिए आपको मेरे साथ कहीं और आना पड़ेगा और मैं वहां आपको कर ले जाऊंगा। राजा ने अब चौथी राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे वे दाने कहाँ हैं? चौथी, जो सबसे छोटी थी, उसने बड़ी बेपरवाही से जवाब दिया। बेपरवाही मतलब लापरवाही से जवाब दिया, पिताजी उन दानों की कोई कीमत है क्या? वैसे तो ढेरों दाने भंडार घर में मिल जाएंगे और आपको पता ही है कि गेहूं के भुने हुए दाने मुझे बहुत पसंद है, मैं उन्हें भुनवा कर खाऊंगा। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हो? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। अब राजा ने जब चारों बेटियों के उत्तर सुने, जवाब सुने, तो राजा दुखी हो गया, निराश हो गया। लेकिन राजा को अभी भी अपनी तीसरी बेटी से, तीसरी राजकुमारी से थोड़ी उम्मीद थी, आशा थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वे दाने मैंने कहाँ रखे। राजा रथ पे सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की ओर बढ़ चले। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुम मेरे वे 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ का चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही है। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी ये है वे 100 दाने जो आज लाखों लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर इतनी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य के सच्चे उत्तराधिकारी हो। अब यहां सभी के उत्तर सुनकर राजा को बड़ी निराशा हुई। राजा दुखी हो गया। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई और कहा, पिताजी चलिए, उन 100 दानों का मैंने क्या किया आपको दिखाती हूं। राजा रथ पे सवार हो गया। रथ खेत की तरफ बढ़ चला और थोड़ी ही देर में, थोड़े ही समय में एक बड़े
पर रुक गए। उस खेत में गेहूं की बड़ी फसल थी और गेहूं की बालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही है। राजा यह देखकर हैरान हो गया और हैरानी से राजकुमारी की तरफ देखा तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वे 100 दाने जो आपने मुझे दिए थे। उन दानों को मैंने जमीन में बोया, बोने के बाद दानों को अंकुर फूटे, अंकुर से पौधे तैयार हुए और पौधों से मैंने दाने निकाले, फिर उन दानों को बो दिए। ऐसा मैंने 5 साल तक किया और 5 साल के बाद मेरे पास ढेर सारा गेहूं तैयार हुआ और वही 100 दाने आपके सामने लाखों लाख दानों के रूप में है। यह देखकर और सुनकर राजा खुश हो गया और राजा ने अपनी तीसरी बेटी को, राजकुमारी को, अपने गले लगाया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। क्योंकि राजा ने इसीलिए उनकी परीक्षा दी थी कि इन चारों बेटियों में से उसके राजपाट संभालने लायक कौन है। इस तरह मित्रों, हमने वारिस को इस पाठ का अध्ययन किया। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? विभा रानी जी कहती है, विभा रानी जी ने हमें जीवन में सफल होने का सही मूल मंत्र बताया है। कैसे मनुष्य को निरंतर प्रयास करना चाहिए, हमें हमारे सूझबूझ और अक्लमंदी का उपयोग करना चाहिए। जिस तरह तीसरी राजकुमारी के पास वो समझदारी थी जिसके कारण राजा ने उसे अपना वारिस माना था। राजा से मिले हुए, राजा ने दिए हुए गेहूं के उन 100 दानों को लाखों लाख दानों के रूप में बदल दिया, लेकिन बाकी राजकुमारियों ने क्या किया? उन्हें बेकार समझकर फेंक दिया। विभा रानी जी कहती है, यदि मनुष्य के पास कोई भी चीज हो, सिर्फ उसका सही उपयोग करना चाहिए, चाहे वो समय हो या कोई वस्तु हो। कोई भी वस्तु बेकार नहीं होती, सिर्फ उसका सही उपयोग करना हमें आना चाहिए। और आखिर में विभा रानी जी कहती है, मनुष्य को समझदारी के साथ विकास की ओर बढ़ना चाहिए। तो मित्रों, यही इस पाठ द्वारा मिलने वाली सच्ची शिक्षा है। धन्यवाद।